गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फास्फोरस के ऑक्सीयमल कि फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कितने प्रकार के ऑक्सीयमल बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फास्फोरस जो ऑक्सीयमल बना रहा है उसके अंदर उसकी संरचना क्या होनी चाहिए। तो उसके अंदर इसकी संरचना इस पैटर्न में देखेंगे। फास्फोरस एक डबल बंध बनाता है और 3 सिंगल बंध बनाता है। इसके आधार पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हाइपो फास्फोरस अम्ल, जिसका फॉर्मूला है H3PO2। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी P की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। P की ऑक्सीकरण अवस्था यदि हम निकालना चाहें तो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं H3PO2। ओके, 3 हाइड्रोजन भी +1 चार्ज होता है। P की X ऑक्सीजन 2 है, 2 चार्ज होता है। तो 3 + X - 4, X बराबर क्या लिखेंगे 4 - 3 बराबर +1। अर्थात P की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है 1 आ रही है। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी संरचना। तो इसके आधार पे हम बेसिक संरचना बना रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो एक डबल बॉन्डेड जोड़ेंगे, एक सिंगल बॉन्डेड से जोड़ रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन 3 है, 1 2 एंड 3। ओके, तो इसकी संरचना में देखेंगे एक POO बंध है, ये वाला 2 PH बंध है और एक POH बंध है। इसकी क्षारकता एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इसकी क्षारकता कितनी है 1। ये वाली क्षारकता रिप्रेजेंट करता है कि क्षारकता कितनी होती है। सेकेंड हम देख रहे हैं इसके अंदर ऑर्थो फास्फोरस अम्ल, फॉर्मूला है H3PO3। ओके, P की ऑक्सीकरण अवस्था +3 आएगी, फॉर्मूले से निकालेंगे तो 6 तो हो जाएगी ऑक्सीजन की और 3 हाइड्रोजन प्लस की यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा X बराबर +3 आएगा। ओके, संरचना देखो, एक बेसिक स्ट्रक्चर इसी से बना रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, एक डबल बॉन्डेड से 2 एंड 3। हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, 1 2 एंड 3। इस संरचना को देख के लिखेंगे, एक PO बंध है, 2 POH बंध है, एक PH बंध है, एक POO बंध, 2 POH बंध, एक PH बंध। ओके, क्षारकता की बात करेंगे तो क्षारकता देखें कितने OH है इसके अंदर 2, तो क्षारकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 3 ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल H3PO4 स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाली ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन 1 2 एंड 3। ओके, एक POH बंध है, 3 कितने हैं POH बंध है, एक POO बंध है, 3 POH बंध है। क्षारकता कितने OH है, जितने OH आयन होंगे उतना H+ आयन देता है, तो अम्लता की क्या कहलाएगी क्षारकता, तो 3 क्षारकता। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, H3PO4 की संरचना बनाइए, इसकी क्षारकता कितनी होती है।
नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं मेटा फास्फोरिक अम्ल। फॉर्मूला है HPO3। मेटा फास्फोरिक अम्ल को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक तो साइक्लोट्राई मेटा फास्फोरिक अम्ल और एक पोली मेटा फास्फोरिक अम्ल। फर्स्ट ए ले रहे हैं, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक अम्ल, फॉर्मूला हो जाएगा HPO3। ओके, चक्रीय संरचना है तो इसकी संरचना बेंजीन जैसी होती है। देखो, एकांतर क्रम में ऑक्सीजन और फास्फोरस होंगे। ये वाली स्ट्रक्चर जिसमें ये वाली स्ट्रक्चर से हम देख रहे हैं दो, एक डबल बंध, तीन सिंगल बॉन्ड, तो दो डबल बंध हो गए हैं तो एक हो गया, एक डबल बंध हो गया, तीन सिंगल बॉन्ड हो गए जिसपे OH जोड़ेंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर है। यदि इसकी बात करें तो P की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 6, एक हाइड्रोजन की कम कर देंगे तो +5, ऐसे इसकी भी निकाल सकते हैं। P की ऑक्सीकरण अवस्था ये हो जाएगा 8 में से 3 हाइड्रोजन की जाएगी तो कितनी हो जाएगी +5। ओके, यदि इसके अंदर देखें संरचना में तो PO बंध कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 P बंध और 3 POH बंध और 3 POP बंध, 1 2 एंड 3, 3 POP बंध। इसी का बी ले रहे हैं, पोली मेटा फास्फोरिक अम्ल। पोली मेटा फास्फोरिक अम्ल जिसमें HPO3N लिख सकते हैं। ओके, यदि यहां से इसको बॉन्ड ब्रेक कर दे तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहां से देखेंगे P डबल बॉन्ड O के साथ OH, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा P डबल बॉन्ड O OH, फिर O, फिर P डबल बॉन्ड O OH। इस प्रकार की संरचना आगे कंटिन्यू रहेगी। ओके, अब डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर नेक्स्ट। फाइव ले रहे हैं, पायरो फास्फोरस अम्ल H4P2O5। यदि इसको तोड़ें तो दो यूनिट में टूटेगा, H2PO2 और ये दोनों किससे जुड़ेंगे, ऑक्सीजन से। ओके, P की ऑक्सीकरण अवस्था कितने हो जाएगी, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 में से 4 हाइड्रोजन जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर हो गया +3। ओके, स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर हम देख के आए हैं, एक डबल बॉन्डेड, 3 सिग्मा बॉन्ड सेम, एक डबल बॉन्डेड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ये वाली यूनिट देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 1 और 2, इधर भी 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है हर यूनिट पे। ऑक्सीजन के द्वारा दोनों यूनिटें जोड़ी गई है। ओके, अब यहां डिस्कस कर रहे हैं, 2 POH बंध है,
ओके, दो POH हैं, दो PH बंद है और एक POP बंद है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें नंबर 6, हाइपोफास्फोरिक अम्ल। फॉर्मूला होगा H4P2O6। सबसे पहले देखेंगे P की ऑक्सीकरण अवस्था 12 हो जाएगी, 12 में से 4 जाएंगे 8, 2x बराबर हो जाएगा 4। ओके, स्ट्रक्चर देखेंगे, ये लिंकेज हटाएंगे, सेम स्ट्रक्चर आएगी, एक डबल बॉन्ड 3 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड 3 सिग्मा। ऑक्सीजन कितने होंगे, एक यूनिट पे 3 होंगे, 1 2 3, 1 2 3। एक यूनिट पे हाइड्रोजन 2 होंगे, ये। ओके, तो लिखेंगे 2 POOH1, POH1 दो लिखेंगे P डबल बंद O बंद 1 और 2, ये हो जाएंगे 4, एक PP1। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं इसमें, इसी का है पायरोफास्फोरिक अम्ल। देखो, सेवन पायरो फॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7। सेम कंडीशन है, देखो लिंकेज देखेंगे इसमें वही कंडीशन है, H2PO3। एक ऑक्सीजन लिंकेज इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन लिंकेज सेम है, H4P2O5 जैसा ही लिंकेज इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले P की ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पे 14 में से 4 जाएंगे 10, 2x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा +5। ओके, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये 3 सिग्मा एक डबल बॉन्डेड, ये 3 सिग्मा एक डबल बॉन्डेड। एक यूनिट के साथ 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, 1 2 और 3। हाइड्रोजन एक के साथ 2 है, दोनों इकाइयां ऑक्सीजन से लिंकेज है। ओके, तो यहाँ पे 2 PO बंद है, 4 POH बंद है, एक POP बंद है। और यदि क्षारकता की बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 आ रही। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि फास्फोरस के वे ऑक्सीमर जिनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उनमें असमानुपातन की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। असमानुपातन का मतलब है एक तत्व है 2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, मतलब एक निम्न ऑक्सीकरण अवस्था और एक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था हो तो उनमें असमानुपातन की प्रबल प्रवृत्ति होती है।
जिसमें उच्च तथा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसमें निम्न तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में उत्पाद प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फास्फोरिक अम्ल ले लेते हैं, H3PO4, P की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +5 है। ओके, ये कन्वर्ट हो जाता है PH3 प्लस H3PO3 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। ओके, बैलेंस करें, 4 3, यहाँ पे P की ऑक्सीकरण अवस्था -3 है और यहाँ पे P की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। तो दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक देखने को मिली है -3 ऑक्सीकरण अवस्था, एक प्लस, और +5 से जाया है +3 में और -3 में। तो ये लिखा है कि फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था हो तो उनमें असमानुपातन की प्रबल प्रवृत्ति होती है, जिसमें निम्न ऑक्सीकरण अवस्था ये वाला और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ये वाला उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बताएगा वियोक्सीय अम्ल में जिनमें P-H बंध पाए जाते हैं वो प्रबल अपचय के रूप में कार्य करते हैं। तो फास्फोरस के वे ऑक्सीय अम्ल की बात कर रहे हैं जिनमें P-H बंध पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्फोरस के ऑक्सीय अम्ल अपचय के रूप में कार्य क्यों करते हैं। तो थ्योरी लिख सकते हैं अपन, वे ऑक्सीय अम्ल जिनमें P-H बंध पाए जाते हैं प्रबल अपचय गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया कि ऐसा कौन सा है जो अपचय के रूप में कार्य करेगा। तो हाइपोफास्फोरस अम्ल फॉर्मूला है H3PO2 में दो P-H बंध होने के कारण यह प्रबल अपचायक है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट को हाइपोफास्फोरस अम्ल Ag में अपचित कर देता है। तो लिख सकते हैं यह सिल्वर नाइट्रेट को Ag में अपचित कर देता है। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया वाटर और हाइपोफास्फोरस अम्ल के साथ करवाने पर ये तो 4Ag, ओके, ये वाला 4HNO3 प्लस ये ऑक्सीजन इसको दे दूं तो बदल जाएगा ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4 में। एक और एग्जांपल है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl वाटर के साथ रिएक्शन और हाइपोफास्फोरस अम्ल द्वारा इसका अपचयन करवाया जाए तो यहां से हम निकालेंगे बेंजीन C6H6, नाइट्रोजन यहां से निकल जाएगा N2 प्लस के रूप में, ये निकल जाएगा HCl, और ये ऑक्सीजन इसको दे देंगे
तो हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। तो यहाँ पर ग्रुप 15 कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करें समूह 16 के तत्व। कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम और पोलेनियम, ये समूह 16 के तत्व हैं। समूह 16 के तत्वों को चालकोजन या केल्कोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है एस्क बनाने वाले। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आ भी चुका है कि समूह 16 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। समूह 16 के तत्वों को केल्कोजन या चालकोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है एस्क बनाने वाले। एस्क बनाने वाले। एस्क क्यों बनाए जाते हैं? तो कहेंगे अधिकांश धातुओं के जो खनिज है वो या तो ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं या सल्फाइड रूप में पाए जाते हैं। इस कारण समूह 16 के तत्वों को एस्क बनाने वाला कहा गया है। तो लिख सकते हैं अधिकांश धातु खनिज ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी उपलब्धता के बारे में कि कौन सा एलिमेंट कितना % पाया जाता है, कौन से रूप में पाया जाता है। सबसे पहले बताएंगे ऑक्सीजन। तो जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। तो लिख सकते हैं सभी तत्वों में से O2 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में O2 21% है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % होगी? 21 होगी। फिर ले रहे हैं सल्फर। सल्फर है तो बता रहे भूप्रकृति में सल्फर 0.03% से 0.1% पाया जाता है। भूप्रकृति में सल्फर की उपलब्धता 0.03% से 0.1% होती है। सल्फर संयुक्त अवस्था में सल्फाइड और सल्फेट के रूप में पाया जाता है। सल्फर संयुक्त अवस्था में सल्फाइड एवं सल्फेट के रूप में पाया जाता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सल्फाइड के फॉर्म में और सल्फेट के फॉर्म में। सल्फाइड है गलेना, पीबी का एस का गलेना, उसमें पाया जाता है। जिंक ब्लेंड ZnS के रूप में
कॉपर पायराइट, CuFeS2 के रूप में। सल्फेट है तो सल्फेट एक तो बताएंगे जिप्सम में पाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक बेराइट, फॉर्मूला है BaSO4, एक है एप्सम लवण, एग्जाम में आया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि एप्सम लवण का फॉर्मूला क्या है, तो MgSO4 एप्सम लवण का फॉर्मूला हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि SeO2 किस रूप में पाए जाते हैं। तो SeO2 सल्फाइड एस्को में, इनके जो सल्फाइड एस्क हैं उन सल्फाइड एस्को में धातु सेलेनाइडो के रूप में और टेलुराइडो के रूप में पाए जाते हैं। धातु सेलेनाइडो एवं टेलुराइडो के रूप में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया पोलेनियम। तो पोलेनियम है वो थोरियम और यूरेनियम के विघटन उत्पाद के रूप में। जब थोरियम और यूरेनियम का विघटन होता है तो क्या बनेगा, पोलेनियम बनता है। तो PO थोरियम तथा यूरेनियम के विघटन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ओके, अब हम देखेंगे इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो समूह 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। समूह 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि समूह 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या 15 के या 17 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें इन तत्वों के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल 6। इन तत्वों के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सेकेंड डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड है एटॉमिक और आयनिक रेडी। सिंपल सी थ्योरी है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे परमाणु या आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे परमाणु या आयनिक त्रिज्या बढ़ती है।
थर्ड है इसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी। कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ती है। फिर इसमें बताया गया कि समूह 16 के तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान समूह 15 के संगत तत्वों से कम होता है क्योंकि समूह 15 के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखते हैं NH2NP3, जिसमें P में 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्धपूरित विन्यास है, अतः यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। अतः समूह 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी समूह 16 के तत्वों से अधिक होती है। तो लिख सकते हैं पर कि समूह 16 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी समूह 15 के तत्वों से अपेक्षाकृत कम होती है। क्या कारण है तो बताएंगे। इसका कारण है कि समूह 15 के तत्वों में अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त अर्धपूरित NP3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होता है। तो अर्धपूरित विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती, इस कारण समूह 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अब नंबर 4 इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है तो कहेंगे जैसे हम साइज की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होती है। तो साइज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होती है। तो कहेंगे समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। ओके, नंबर 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति
कम होती है, या कहेंगे समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। अब डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बताएंगे ये दोनों क्या है, अधातु, ये वाले उपधातु, और ये क्या है, रेडियोधर्मी धातु है। तो लिखेंगे O, S अधातु है, ओके। SE, TE उपधातु है, जबकि PO पोलेनियम रेडियोधर्मी धातु है। रेडियोधर्मी धातु जिसका T हाफ 13.8 दिन है, ओके। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक अल्पनांक बढ़ते हैं क्योंकि वन डर वाल बल बढ़ते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे है कि इस सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए गलनांक क्वथनांक, पीओ का होना चाहिए। तो कहेंगे कि पीओ का गलनांक क्वथनांक किससे कम हो रहा है, टीई से कम हो रहा है। ऐसा पीओ परमाणु के बीच में दुर्बल अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन होता है। तो थ्योरी अपन लिख सकते हो कि पीओ का गलनांक क्वथनांक टीई से कम होता है क्योंकि इसमें परमाणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, ओके। अब डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये है। संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, -2। तो कहेंगे इन तत्वों ये तत्व है -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। पहली कंडीशन क्यों करते हैं, इसका रीजन हमने ऑक्सीकरण अवस्था पे बताया कि 6 संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करे तो अष्टक कंप्लीट हो जाता है, अतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है। फिर कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, अवस्था का स्थायित्व घटता है। इसका मतलब पीओ है
वो -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। PO -2 क्योंकि मेटल है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इसके अलावा +2 भी करता है। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन जब F के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें +1 और +2, तो लिख सकते हैं OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ओके, शेष तत्व है, मतलब ऑक्सीजन के अलावा शेष तत्व +2, +4, +6। अब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? ये वाले इलेक्ट्रॉन त्याग दें, पी के तो +4, दोनों मिला के त्यागे तो +6 और +2 आपने देखी ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हो गया कि वर्ग 16 के तत्व -2, +2, +4, +6 चार प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अपन ने पीछे भी देखा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, जबकि +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि नीचे वाले तत्व हैं उसमें NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, जिसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो लिख सकते हैं अपन, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, जबकि +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। किसके कारण बढ़ा ये? तो लिख सकते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अर्थात NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, जिसके कारण ऐसा होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लासेज में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन का असामान्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।